नमस्कार, आप सभी का स्वागत किसान प्रश्न मंच में। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है लखनऊ के मलिहाबाद में और इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद नगर तालुकेदारी में। यहाँ की अगर बात की जाए, जो किसान हैं कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो स्वाद आम का वो आप तक पहुँचाया जा सके और उसकी मिठास जो है वो बरकरार रहे, जिससे और भी ज़्यादा जो मांग है उसकी निकल कर आए। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे किस तरीके से आम जो है उसको खास बनाने के लिए हमें क्या करना होगा और किसान जो हैं किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये आम आपके लिए और हमारे किसानों के लिए और भी ज़्यादा खास हो सके। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं हमारे विशेषज्ञ से। मैं मनीष मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान लखनऊ से। अनिल कुमार वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान लखनऊ। मैं पवन गुर्जर, वैज्ञानिक फल विज्ञान, केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान लखनऊ से। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए हमारे विशेषज्ञों का। तो यहाँ देखिए, जैसा हमने आपको बताया था, अगर इस जगह की बात की जाए, अधिकतर लोग जानते हैं इस जगह के बारे में। जब भी आम का जिक्र होता है तो इस जगह का नाम ज़रूर लिया जाता है। लेकिन यहाँ के किसान अभी भी प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा ये जो आम है यहाँ का, ये उसको और ज़्यादा खास बना दिया जाए। और इसके लिए ज़रूरी यही कि सारी जानकारी हमारे किसानों के पास हो और आज कुछ सवाल जवाब के ज़रिए वही जानकारी आप तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। और पहला सवाल मेरा यहाँ मौजूद तमाम किसानों से, आम का बाग लगाने के लिए उचित समय क्या है और इसके लिए खेत को कैसे तैयार करें? हाथ आप अपना ऊपर उठा सकते हैं। आम के नए बाग लगाने का समय क्या है और उसके लिए खेत को कैसे तैयार करें? चलिए, कई हाथ जो हैं वो उठते हुए नजर आए हैं। और ख़ास तौर से जैसा कि इस कार्यक्रम की बात की जाए, महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। मलिहाबाद में हम हैं, लेकिन मलिहाबाद की जो महिलाएं हैं उनके पास कितनी जानकारी है ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो जवाब है वो महिला से लेते हैं। उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया था। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। रामकली जी, कैसे एक उचित समय क्या और कैसे खेत को तैयार करते हैं? पहले जोता जाता है, फिर गोड़ते हैं, तब उसमें बीज डालते हैं, तब उसमें जगती है वह तब का। कब किस समय लगाने चाहिए नए बाग? नए बाग ये है बरसात में लागे चाहिए जी, यानी अब मौसम आने वाला है तो हाँ। किसान तैयारी कर लें। हाँ। चलिए, और कुछ बताना चाहेंगे आप? किन किन बातों का ख्याल रखें जिससे और अच्छा बाग रहे, अच्छे फल आए इस पर? फल नहीं बता पाएंगे। चलिए, कोई नहीं, इतनी जानकारी इन्होंने दी, बैठ सकती हैं आप। बताया इन्होंने किस तरीके से और अच्छा जो फल है वो आ सके। लेकिन खासतौर से देखिए, ये एक अच्छी बात है और इस पहल को आप भी सराहेंगे। पहला सवाल हमने पूछा था और जो सबसे पहले हाथ ऊपर उठा था एक महिला का था, जवाब भी हमने उनसे लिया। एक और यहाँ पर किसान हैं, उनका भी अनुभव हम जान लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनसे, उनके पास हमें क्या जवाब आता है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। बंसीलाल जी, बंसीलाल जी, क्या उचित समय और कैसे खेत को तैयार करें? मतलब खेत जुलाई बरसात आने के पहले खेत को तैयार कर लिया जाए जी, और उसके बाद में हाथ 1.5 हाथ का गड्ढा खोद लिया जाए और कम से कम 40-45 फुट पे बाग लगाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो ये आपने बताया कैसे तैयारी करनी है हमें? मतलब उसको मतलब पेड़ फैलाया जाए, पेड़ अच्छी तरीके का हो, सही हो, बढ़िया हो और नवयुवक हो, वो लगाया जाए, उसका चयन करना चाहिए। चयन करना चाहिए। और कुछ खास आप बताना चाहेंगे? मतलब फिर गड्ढे में थोड़ी खाद पानी नियत समय पर उसको दिया जाएगा जी, और उसकी देख रेख की जाए, गोड़ खोद किया जाए, उससे मतलब वो पेड़ जो सही तरीके से निरोग चले, अच्छा चले, बढ़िया चले। जी, सही देखभाल करेंगे जब भी मीठा आम मिलेगा हमें। मिलेगा। चलिए, बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप भी। तो एक जवाब जो है इनकी तरफ से भी आया। एक और हाथ जो है इधर से उठाया गया था, यहाँ से भी हम जवाब ले लेते हैं, कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप जवाब देना चाहें, हाथ अपना आप ऊपर उठा सकते हैं। 2 जवाब हमें ले चुके हैं। एक और यहाँ पर चलिए पीछे से थोड़ा चलते हैं, वहाँ से जवाब लेने की कोशिश करते हैं और जानते हैं इनसे क्या जवाब निकल कर आता है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शहजाद अली है, मैं मोहम्मद नगर तालुकेदारी में रहता हूँ। जी जी, क्या एक उचित समय और कैसे खेत को तैयार करें? उचित समय तो ये जुलाई अगस्त में बढ़िया समय है और उससे पहले जो है उसकी खुदाई गुड़ाई, घास सब सफाई कर देनी चाहिए जी, और उसके अलावा करीब 20 दिन 25 दिन पहले गड्ढे खोद देने चाहिए जिससे उसकी दीमक वगैरह मर जाए। उसके अलावा फिर होता यह है कि उसमें थोड़ी बहुत खाद, घूरे की खाद जी, वो डाल दी जाए। उसके बाद नए किस्म के जो अच्छी किस्म के क्या कहते हैं आम है, आम के पेड़ वो लाने चाहिए। हाँ। और वैरायटी टाइप में लाने चाहिए जिससे ज़्यादा अच्छी उपज होगी और ज़्यादा फायदा होगा। यानी अलग अलग किस्म के लगाने चाहिए। जी जी,
जी, ऐसा नहीं जब- कि एक ही किस्म लगा नहीं दें। सर, नहीं सर, जब अलग अलग किस्म के होंगे तो उसमें पैदावार भी बढ़िया होगी। पैदावार जो अच्छी हो वही किस्म के लानी चाहिए। लेकिन मलिहाबाद में जैसे दशहरी कहा जाता है, अगर जी। पूरे बाग दशहरी का है तो सही नहीं है ये। नहीं सर, उसमें वैरायटी ज़रूरी है। चलिए, वैरायटी से और ज़्यादा अच्छा आमदनी हो सकती है। और पेड़ जो लगाए जाएं वो एकदम पट्ठा किस्म के वो कलम आए हाँ। तो उससे ही बढ़िया पेड़ चलेगा। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप भी। तो यहाँ देखिए जवाब हमें जो मिला, और इन्होंने बताया कि एक नई बात निकल कर आई कि जब भी आप बाग का उचित समय क्या है, कैसे आपको लगाना है, लेकिन एक बात विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि उसमें अलग अलग किस्में आप लगाएं। और ये जो इनका नज़रिया है, किस तरीके से हमारे वैज्ञानिक इसको सही मानते हैं, ये अब हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो 3 जवाब हमें मिले, सबसे पहले इन 3 जवाबों में आपको कौन लगता है कि हमारे किसान कब का हकदार है? मुझे लगता है कि जो आखिरी में जिन्होंने बताया जी वो लगभग सही था। हालांकि इसमें कई सारी बातें इन्होंने समावेश नहीं किया, जी जैसे कि गड्ढे कब तैयार किए जाएं, किस वक्त तैयार किए जाएं, और जब गड्ढे तैयार किए जाएं तो खाद किस मिट्टी मिलाई जाए, क्योंकि जब गड्ढे आप तैयार करते हैं तो आधी ऊपर की मिट्टी अलग रखते हैं, नीचे की मिट्टी अलग रखते हैं। तो इस तरह से उसमें खाद मिलाई जाती है। और फिर रोपण कब करें, वेराइटीज़ जो अलग अलग होती हैं उनको कैसे लगाएं, डिस्टेंस क्या होती है, बहुत सारी बातें रह गई। लेकिन अभी हम आने वाले समय में इस सारी बातों को इसको स्पष्ट करेंगे। पर लेकिन तीसरे जो आखिरी व्यक्ति थे उनका उत्तर सर्वश्रेष्ठ था। चलिए, बिल्कुल जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे, आप उठकर आ सकते हैं हमारे पास आगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको किसान कप जीतने पर। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, ये वो किसान हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और इनके पास जानकारी भी है। जो जानकारी नहीं है उसको लगातार पूरा कर रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि जो गड्ढे की अगर हम बात करें, खेत को हम तैयार करते हैं तो कभी कभी छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर उनका ख्याल ना रखा जाए तो आगे जाके उनसे भी बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसे ही इन्होंने यहाँ जानकारी दी कि अलग अलग किस्में होनी चाहिए। इसके पीछे का आप क्या कहा? जी बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं कि एक तरह का जब मोनोकल्चर होता है किसी भी वैरायटी का लगातार, तो उसमें बहुत समय जो है वो एक समय पे टूटती है, और एक समय पे टूटती है तो मार्केट में गलट आता है। जी। तो जाहिर तौर पे है कि आपके पास अगेती किस्में भी हों, पछेती किस्में भी हों, बीज की किस्में भी हों, जिससे कि आपका जो ड्यूरेशन है हार्वेस्टिंग का वो ज़्यादा हो जाए। जी। यानी कि आप किसान जो है एक लंबे समय तक उस फल की उपलब्धता रहती है और उसकी मार्केटिंग भी आसान होती है। जी, तो ये ज़रूरी है कि अलग अलग किस्मों के बाग लगाए जाएँ। बिल्कुल। तो देखिए कितना फ़ायदा है। ऐसा नहीं, अगर आप नया बाग लगाने जा रहे हैं तो एक ही किस्म का आप चयन करें। अलग अलग किस्में अगर आप अपने बाग में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और उम्मीद हमारी भी यही, क्योंकि अब जैसे कि बरसात का मौसम आने वाला है, जो किसान भाई हैं उन्होंने बताया कि अब तैयारी हमारे किसान जो है उनको शुरू कर देनी चाहिए। और अच्छे ढंग से आप तैयारी करेंगे तो ज़ाहिर तौर पर उसके जो नतीजे हैं वो भी अच्छे निकल कर आएंगे, अच्छा बाग होगा, जिससे आपको अच्छा मुनाफा भी मिल सकेगा। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद तमाम जो किसान भाई हैं, हमारे महिलाएँ भी यहाँ मौजूद हैं, महिला किसान भी। अगला सवाल है, फलदार जो वृक्ष हैं उनकी नर्सरी लगाने का क्या फ़ायदा है? फल वृक्षों की अगर हम नर्सरी लगाते हैं इसका क्या फ़ायदा है? सोच में ज़रूर हमारे किसान, सरल एक सवाल, लेकिन थोड़ा सा सोच रहे हैं कि किस तरीके से और बेहतर ढंग से इसका जवाब दिया जा सके। थोड़ा सा और सरल बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। फलदार वृक्षों की हम बात कर रहे हैं, यानी आम और अमरूद की अगर हम बात कर रहे हैं, आम और अमरूद की नर्सरी लगाना कितना फ़ायदेमंद है? चलिए, अब धीरे धीरे जो हमारे किसान भाई हैं उनके हाथ उठ चुका है, उनके पास हम चलते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए पहले अपना। हुबलाल नाम है साहब। जी, क्या फ़ायदा है अगर हम नर्सरी अमरूद की नर्सरी में फ़ायदा ये है, उसमें अमरूद और आम के पेड़ लगे हैं तो बीचों में जगह जो पड़ी रहती है उसमें अमरूद अगर लग जाए तो इसमें डबल फसल हमको मिलती रहती है, बाग हमारा खाली नहीं रहता है। अच्छा, बाग के साथ ही नर्सरी लगा सकते हैं? बाग के साथ में नर्सरी लगा सकते हैं जी। वो जगह खाली में हमारी नर्सरी काम करेगी और उसके बाग तो भाई हमारा साल में एक फसल देते ही है जी। उसमें हम जो है 3 महीने में नर्सरी भी उसको बिल्कुल। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा नर्सरी लगाने? नर्सरी लगाने में फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है। क्या फ़ायदा ये बताइए। फ़ायदा इसमें यह है, ये 3 महीने में इसकी कलम उठ जाती है और 3 महीने में अब साल में 12 महीने होते हैं तो इसमें 4 मरतबा जो है उसकी हमको फसल मिल जाती है नर्सरी की। जी, उसके बाद आप क्या करते हैं इसका? उसके बाद में फिर पट्ठा उसमें लगा है, फिर दोबारा में फिर हम वही गुड़ाई खुदाई करके और उसमें फिर जो है वो विनियर गाड़ देते हैं, उसमें फिर का कलम उतार लेते हैं। चलिए, बिल्कुल, ये इन्होंने बताया किस तरीके से इनको फ़ायदा पहुंचता है अगर नर्सरी की बात करते हैं। बैठ सकते हैं आप। और कोई आप लोगों में से जवाब देना चाहेगा? चलिए, एक और हाथ जो है वो उठा हुआ नज़र आ रहा है, इनसे हम जवाब ले लेते हैं। किस तरीके से जो नर्सरी की अगर बात की जाती है कितनी फ़ायदे में? चाहूँगा थोड़ा सा आप आगे आ जाएँ, इस तरफ आ जाइए, थोड़ा सा आप आगे। अपना नाम बता दीजिए हमें।
हाँ, रामकिशोर मोहम्मद नगर तालुके दारी से। जी। देखिए, बागों में नर्सरी लगाने से डबल आमदनी हो जाती है। एक तो बागों में जो जगह खाली पड़ी होती है, बाग समाप्त होने के बाद उनमें जो नर्सरी लोग करते हैं, कलम बांधते हैं, कलम से बेच करके उनकी आय, जो अन्य एक्स्ट्रा आय होती है, वो उनकी आमदनी का स्रोत बनती है। बाकी उनको बागों से जो आमदनी मिलती है वो उनकी लगातार मिलती रहती है, नर्सरी से डबल हो जाती है। ये फ़ायदा है। चलिए, बैठ सकते हैं आप। एक और जवाब हमें यहाँ मिला, और कोई आप में से जवाब देना चाहेगा? पीछे भी कुछ लोग मौजूद हैं। एक और जो यहाँ पर देखिए अनुभवी किसान है, और अनुभव जो है वो लगातार बाहर निकल कर आता है। फिर से एक बार हम यहाँ जवाब ले लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ, आप बैठे रहिए, जो पीछे वाले हैं उनसे हम पहले जवाब ले लेते हैं। जी। मतलब बाग में 2 प्रकार का फ़ायदा है कि एक तो मतलब 2 प्रकार की उसमें वो आम की भी और अमरूद की फसल हो जाती है। दूसरा फ़ायदा है कि किसान उसमें 2 बार मतलब गोड़ता खोदता पास देता है, उससे ये फ़ायदा होता है, उसकी डबल आमदनी तो होती है, उसके कीटाणु जो हैं वो सब साफ़ हो जाते हैं जी। और जब कीटाणु साफ़ हो गए तो आम भी अच्छा हो, खर्चा नहीं करना पड़ेगा जो उनके मानने पे करना जी हाँ, जो मतलब बाहर से दवा फेंकता है, आखिर अगर वो कर देगा, साफ़ कर देगा तो उसमें कीटाणु नहीं आएंगे। चलिए, बिल्कुल कीटाणु नहीं आएंगे। और जो नर्सरी का पौधा हमारा तैयार है उसको बेचा भी जा सकता है। बेचा भी जा सकता है, तो उसमें फ़ायदा होगा नहीं? जो फ़ायदा होगा जी। चलिए, बिल्कुल, ये देखिए अलग अलग फ़ायदे जो हैं इन्होंने हमें बताए। लेकिन अब रुख करते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात की जाती है, क्योंकि जो सवाल हमने इनसे पूछा, अगर नर्सरी ये लगाते हैं उसके क्या फ़ायदे मिलते हैं, हमारे किसान भाइयों ने अपने अपने ढंग से बताया क्या उनको लगता है, क्या फ़ायदा इसका नज़र आता है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपको इन जवाब में लगा कोई किसान कब का हकदार है? जी, जो प्रथम जिन्होंने दिया जी, वो काफ़ी करीब थे, उन्होंने उत्तर दिया है, शायद उनको मिलना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। जो इनकी तरफ से जवाब आया वो एक सटीक जवाब लगा। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको यहाँ पर, उसी वजह से ये बनते हैं किसान कप के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको, ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बैठ सकते हैं आप। देखिए, जो किसान हैं उनके पास जानकारी कितनी है, वही जानकारी लगातार इस मंच के ज़रिए हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब, आपसे हम थोड़ा सा और समझना चाहेंगे। जैसा कि जो फ़ायदे की हमने बात की, तो किसान भाई ने बताया आम के बाग में अगर आप लगाते हैं किस तरीके से फ़ायदा होगा, आपकी जो आमदनी है उसको दोगुना किया जा सकता है, साथ ही साथ इसको बेचा भी जा सकता है। तो इतने सारी संभावनाएँ हैं, क्या लगता है ये और ज़्यादा मुनाफे का सौदा साबित होगा हमारे किसानों के? जी बिल्कुल। मलिहाबाद क्षेत्र जो है ये परंपरागत रूप से नर्सरी का क्षेत्र है जी। ये बहुत बड़ा एक हब है जहाँ पर कि आप देखेंगे कि चारों तरफ एक गांव है जहाँ पर कि सिर्फ नर्सरी ही होती है जी। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर कि किसान फलदार वृक्षों की नर्सरी लगा रहे हैं। लेकिन मैं कई बातें यहाँ बताना चाहता हूँ। एक तो स्पष्ट तौर पे मुश्किल क्या है कि जो ये तकनीक अपनाते हैं ये काफ़ी पुरानी तकनीक है। ज़्यादातर किसान जो अपना रहे हैं भेड़ कलम तकनीक अपनाते हैं, जो कि जिसको नहीं अपनाना चाहिए जी। जैसे अमरूद है, इसमें वेज ग्राफ्टिंग की तकनीक हमारे संस्थान ने विकसित की है और हम लोग प्रशिक्षित भी कर रहे हैं इस दिशा में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास मातृ वृक्ष लगने चाहिए। सबसे पहली स्थापना मातृ वृक्षों की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास मातृ वृक्ष नहीं है तो आप पौधों को प्रसारित नहीं कर सकते हैं। और जो मातृ वृक्ष हो वो सही किस्म का हो, उसके आप फल आप देख लें। जब आपके बार बार उसकी उपज या फल देख लेते हैं उसके बाद ही उससे आप पौधों का प्रवर्धन करते हैं। तो मातृ वृक्षों की स्थापना बहुत आवश्यक है। नई तकनीक द्वारा प्रसारण ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा है रजिस्ट्रेशन। क्या होता है कि ज़्यादातर किसान असंगठित हैं, तो इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नर्सरी का नहीं है। इसकी वजह से इनको पूरा उचित मूल्य जो मिलना चाहिए पौधों का नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी कोशिश है, भी आपने शायद कल देखा भी होगा कि कौशल विकास के अंतर्गत हम यहाँ के किसान 60 या 65 किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं नर्सरी में। वो किसान मिल करके संगठित होकर के यहाँ पर यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम मातृ वृक्ष भी दें। वो मातृ वृक्ष की स्थापना करेंगे और एक नर्सरी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाएगी और वो रजिस्टर्ड हो पाएगी, जिससे कि कम से कम उनको पूरा उचित मूल्य जो मिलना चाहिए वो मिल जाए। और निश्चित रूप से नर्सरी का व्यवसाय एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा व्यवसाय है नर्सरी की अगर बात की जाए। और देखिए, इस व्यवसाय की जानकारी जो है वो तमाम किसानों को यहाँ पर है। और वाकई ये सिर्फ अब ये ऐसा नहीं कि जो हमारे किसान हैं वो बागवानी कर रहे हैं, बल्कि एक व्यवसाय का रूप जो है वो धीरे धीरे लेती जा रही है और इसका फ़ायदा हमारे किसानों को भी मिल रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अभी तक हमने जाना जो नर्सरी है क्या फ़ायदा देती है, कब नए बाग लगाने, लेकिन फ़िलहाल के अगर वक्त की बात की जाए, जो आम है वो आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको नज़र आ जाएगा, फलों का रास्ता कहा जाता है आम को। लेकिन अगला सवाल मेरा आप सभी से यही
क्योंकि अभी तक हम जान रहे थे कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन इसके लिए जो अगली कड़ी है इसकी, वो सवाल आप सभी से मेरा यही है, आम से अमचूर बनाने की विधि क्या है। महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं और मैं उम्मीद कर रहा था शायद जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से जवाब ज़रूर मिलेगा। हाथ अभी तक उठा हुआ मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। एक और बदलाव मैं कर देता हूँ, खटाई कहा जाता है जो अमचूर पाउडर जिसको हम लोग मानते हैं, तो आम से खटाई बनाने की विधि क्या है ये हम जानना चाह रहे हैं। और सवाल को अगर थोड़ा सा हम बदलें तो वो यही कि आम से अमचूर कैसे बनाया जाता है। एक हाथ जो है फिलहाल महिलाएं हैं उन्होंने उठाया है, इनके पास हम चलते हैं, इनसे जवाब लेने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं और क्या जवाब मिलता है। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम है तारावती। जी तारा जी। और मैंने खटाई छीलते हैं और धूप में डालते हैं, उसको सुखाते हैं, उसके बाद बेचते हैं जी। और सफ़ेद खटाई जो है तो थोड़ी महंगी जाती है और जो लाल भी है वो सस्ती जाती है और इसीलिए यही करते हैं। तो कैसे उसको छीला जाता है? पाउडर बना के बेचते हैं, कैसे बेचते नहीं, हैं? पाउडर नहीं बनाते हैं, ये कली छीलते हैं और ऊपर के चिकला उतारते हैं। हाँ। और उसी को सुखा के और बेच देते हैं, सुखा करके फिर बेच दिया जाता हाँ। है। तो फायदा मिलता है इससे? हाँ, अभी की तो थोड़ी सस्ती है तो नहीं मिलता है, आम महंगा है। और उन्हें मतलब पिछले साल जो रहा है तो 100 रुपया में और 105 में बिक जाती थी और 4 रुपया में फल मिलता था, तो उसमें फायदा हो जाता रहा है। लेकिन अब की बार नहीं फायदा हो रहा। चलिए, बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा, लेकिन कोशिश हमारे किसानों की लगातार जारी है। लेकिन कोशिश जारी है ना आपकी भी? हाँ जी। चलिए, बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। कोशिश इन्होंने ज़रूर की, जवाब भी हमें दिया। और कोई आप लोगों में से बताना चाहेगा? चलिए, एक और यहाँ पर युवा हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं आप। जी, अपना नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम सविता मौर्य है जी। जो आंधी का मतलब आम गिरा हुआ होता है या फिर फूटा हुआ होता है, तोड़ा गया है, उसे हम खटाई छीलते हैं, मतलब आम बनाते हैं। और पिलर से जो छीलते हैं उससे ज़्यादा अच्छा छिलता बनता है। पिलर से ही छिला जाए या जो साधारण चाकू से? जो होता है आम की वजह से चाकू, मतलब चाकू लगने से उंगली कट सकती है, कट जाती है, चेप लग जाती है। और पिलर से छीलने में आसान रहता है और वक्त भी कम लगता है। जिससे मतलब आम जो है सोलर डिहाइड्रेट में सुखाया जाए या उससे जो है मतलब आमचूर जो है गंदा नहीं होता है, कीटाणु नहीं होते, धूल मिट्टी नहीं होती है, उसमें जो है फ़ायदा रहता है। और उससे जो है हम जो उसको पीसेंगे, मतलब आमचूर पिसवाएंगे, वो महंगा बिकेगा। जी, तो पाउडर बना के बेचा जाएगा? जी, पाउडर बना के जो पहले जवाब मिला उन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसे ही नहीं, ऐसे तो बेचा जाता है, वो सस्ता बिकेगा, सस्ता तो बिक ही रहा है। फिलहाल पाउडर बना के बेचेंगे तो दुगना नहीं बिकेगा, दुगना बिकेगा तो फायदा तो हमारा ही होगा। चलिए, बिल्कुल फायदा इससे पहुँच सकता है। जी, फायदा पहुँच सकता है। चलिए, बिल्कुल जवाब देखिए 2 मिल चुके हैं और महिलाओं से बेहतर कोई नहीं जान सकता है कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा, कैसे आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। और भी कोई आप लोगों में से जवाब देना चाहेगा? यहाँ पर 2 जवाब हमें मिल चुके हैं और इस तरफ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद कोई जवाब जो है वो हमें मिल पाए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है क्योंकि महिलाओं की तरफ से जवाब जो है वो 2 ज़रूर यहाँ पर आए। हालाँकि एक और यहाँ जो महिला मौजूद है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, पहले अपना नाम बता दीजिए। रामरती। जी, रामवती जी। क्या कैसे बनाया जाए जो आम से जो खटाई छीलते हैं, उसको सुखाते हैं जी, फिर बेचते हैं और जो महंगी से बिक जाती है, इसे तो सस्ती बिकती है जी। और पिछले साल तो महंगी थी। चलिए, बिल्कुल। लेकिन ऐसे में अगर कुछ बारिश का क्योंकि मौसम कभी कभी रहता है, तो अगर उसको एकदम बाजार नहीं पहुंचा पाए तो तब क्या किया जाए? तब जी बहुत फायदा, तब जी बिल्कुल फायदा नहीं है, वो कहो सड़ भी जाए जी, बहुत घटा हो जाती है, तब फायदा नहीं मिलता, यानी कुछ समस्या रहती है। हाँ, समस्या बहुत रहती है, जब फिर बिकती ही नहीं है जी, बहुत मद्दी बिकेगी। चलिए, बिल्कुल ये समस्या देखिए रहती है क्योंकि जब उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि और आमदनी मिले, लेकिन उसमें समस्या थोड़ी सी आ जाती है। इस समस्या के लिए क्या इनको करना चाहिए ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जो जवाब हमें मिले हैं, डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे जो जवाब मिले, आप इनसे कितना सहमत, क्या इनमें कोई है हमारे किसान कप का हकदार? जो पीछे जो बाद में जवाब आया है जी, वो कुछ हद तक सही था, तो वही किसान कप के हकदार है। यानी दूसरे नंबर पे जो जवाब हमें मिला। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। इनकी तरफ से जो जवाब आया वो एक सटीक जवाब हमारे की विशेषज्ञ की नज़र में। और आज के कार्यक्रम में देखिए पहली हैं जो किसान कप की हकदार बनी है महिला किसान। बहुत बहुत बधाई आपको, बैठ सकती हैं आप। तो इन्होंने तो हमें बताया किस तरीके से अगर आम है, और ये भी बताया कि अगर आंधी में वो टूट जाता है, हवा की वजह से टूट जाता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक विधि क्या है वो डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर। इसके लिए जो वैज्ञानिक विधि है, पहले तो हमने जो छीलते हैं वो एक लोहे के चाकू से छीलते हैं। जैसे लोहे के चाकू से छीलते हैं तो उसमें उसका लोहे का भी जंग लग जाता है, तो बाद में जब वो सूखता है तो उसका कलर गहरा हो जाता है, और जो जिस खटाई का कलर गहरा होता है उसका रेट कम मिलता है।
तो सबसे पहले हमको जो छीलने वाला चाकू है वो शार्प होना चाहिए, बहुत तेज़ होना चाहिए, स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा जो आप छीलने के अलावा एक पीलर भी आता है, पीलर से अगर हम छीलते हैं तो एक समान छिलता है। दूसरा, जब आप चाकू से छीलते हो तो उसके साथ पल्प भी निकल जाता है छिलके के साथ, वो आपका नुकसान हो जाता है। तो अगर आप पीलर से छीलोगे तो उसका जो छिलका निकलेगा वो बहुत पतला निकलेगा, उसके साथ पल्प नहीं निकलेगा। इसके बाद जब आप सबकी ये बता रहे समस्या है कि सूखने के बाद वो काला हो जाता है, भूरा हो जाता है, सफ़ेद नहीं रहता है, तो इसके लिए पहले जब आप सुखाते हो उससे पहले एक परिरक्षक जो बोलते हैं वो सेप रसायन है, उसका हमको ट्रीटमेंट देना है। उसका हमने बताया भी था आपको ट्रीटमेंट कैसे देना है। ये अगर 20 लीटर पानी है तो उस 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से उसमें घोल बनाकर उसमें 5 मिनट तक हमारी फाँकों को डिप करके रखना है। उसके बाद सुखाना है। सुखाने के लिए हमने, आप जो सुखाते हो छत पे सुखाते हो, आंगन में सुखाते हो, इसके सही अच्छी तरह से सुखाने के लिए हमने एक आपको सोलर ड्रायर दिया है। अगर उसमें सुखाएंगे तो आपका जो फाँक है उसका गुणवत्ता अच्छी होगी, अच्छे से सूखेगी, उसका मूल्य ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद जब आप बेचते हो खटाई, जो खटाई है वो सूखी फाँकें हैं। हम जो बता रहे हैं वो अमचूर है। अमचूर क्या है, उसका फाँकों का जब हम चूर्ण बना देते हैं तो वो अमचूर बन जाता है। तो अभी जो आप कमा रहे हो 4 रुपये 5 रुपये किलो के आम से, आप जब फाँकें बनाते हो उनको सुखाते हो तो 200 ग्राम फाँकें निकलती हैं। तो इसका मतलब जब आप उसको 60 रुपये किलो या 70 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हो तो 12 रुपये आपको मिलते हैं। अभी आपने 4 रुपये के आम से 12 रुपये कमाए। अगर आप इसको चूर्ण में परिवर्तित करें, पाउडर अमचूर बनाएं, तो यही अमचूर आपका 250 रुपये किलो 300 रुपये किलो बिकेगा। तो आपने 4 रुपये के आम को अब 30 रुपये के आम में परिवर्तित कर दिया। तो आपको खटाई बेचने के बजाय उसको चूर्ण में परिवर्तित करना है, उसको पैकिंग करनी है, फिर उसके बाद बेचना है। तो बिल्कुल आपके पास मैं पहुंचता हूं। देखिए कुछ यहाँ पर जो समस्या आ रही थी, 2 कुंटल आम छीला गया या 1 कुंटल छीला गया तो चारपाई पे कैसे सुखाया जाएगा? ये इस चारपाई को हम ज़्यादा बड़ी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं इतनी साइज। जैसे आज मैंने 1 कुंटल आम छीलिया है, अब वो कहाँ पे डाल दें? छते पे तो पक्की छत पे डाला जाएगा तभी तो सूखेगा। नहीं, हमने आपको बनाने का इसका तरीका बता दिया, इसको हम बड़ा भी बना सकते हैं। वो तो है, वो तरीका जैसे ये बताया है, इस पे 2 कुंटल आम कहाँ आ जाएगा, कली कहाँ आ जाएगी? बिल्कुल एक स्वाभाविक सी समस्या है। देखिए जो किसानों ने यहाँ पर बताइए कि अगर ज़्यादा है इनके पास तो कैसे जो क्षेत्रफल है उसको उसमें ये सुखा सकते हैं, क्या उसमें इनको करना चाहिए? क्योंकि अगर ज़्यादा, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है ये जहाँ पर ज़्यादा पैदावार होती है आम की, और अगर वहाँ भी अमचूर के लिए भी ज़्यादा आम है तो कैसे इसको ये सुखा सकते हैं? कुछ और उस वक्त इन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, हमको ध्यान रखनी चाहिए उसकी कि हमारे पास इतना आम है तो इतने ही सोलर डिहाइड्रेटर हमको इतने चाहिए, जितना उसका एरिया चाहिए। इसमें 10 किलो तक हम सुखा सकते हैं। अगर हमारे पास 1 कुंटल है या 50 किलो एक दिन में सुखाना है तो हमको ऐसे 5 बनाने पड़ेंगे। यानी आवश्यकता अनुसार हमको ऐसा बनाना है, इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, इसके हम नंबर बढ़ा सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो आवश्यकता अनुसार आप जो सोलर डिहाइड्रेटर है उसको आप बढ़ा सकते हैं, उसकी संख्या में आप इजाफा कर सकते हैं, तभी आप बेहतर ढंग से आम से अगर बात की जाती है अमचूर बनाने की, उसको बना सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा सवाल जवाब का सिलसिला। आप देखते रहिए किसान प्रश्न मंच। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं जो आम है उसको और कैसे खास बना रहे हैं हमारे किसान, आप कैसे उससे और फ़ायदा कमा सकते हैं। तमाम जानकारी जो है कुछ सवालों के ज़रिए यहाँ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले कई सवाल जो है हमने अपने दर्शकों से पूछे थे और वहाँ पर एक समस्या निकल कर आई थी कि जो उसका बाज़ार भाव है वो सही नहीं मिल पाता किसानों के नज़रिए से। तो अगला सवाल मेरा आपसे यही है, अगर हम आम की बात करें या उससे बने जो भी उत्पाद हैं उनका बेहतर भाव हमें बाज़ार में मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फिलहाल बाजार भाव जो भी है वो नहीं मिल पा रहा, लेकिन बतौर किसान हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आम और उससे बने जो उत्पाद हैं उनका हमें अच्छा भाव बाजार में मिल सके? हाथ आप ऊपर उठा सकते हैं। चलिए पीछे से जो इस बार हाथ है उठा नजर आया है, पीछे हम चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बेहद ज़रूरी, देखिए जो बाजार की अगर बात की जाती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मांग और आपूर्ति की जो है वो प्रभावित करती है, लेकिन
जो किसान हैं उनको क्या करना चाहिए, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले अपना नाम हमें बता दीजिए। अमीर चंद नाम है, मोहम्मद नगर तालुकेदारी के रहने वाले हैं। वैसे हम आम के बारे में जो वैज्ञानिक जी आए हैं, हम उनसे ये जानना चाहते हैं हम आम कहाँ बेचें। यहाँ तो पहले हम लेकिन सवाल पहले मेरा ये है, जो आम है उसका बेहतर भाव आपको मिले, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अब बेहतर भाव के लिए हम दुबग्गा मंडी, मलिहाबाद मंडी, संडीला है, फरादपुर टाली ले जाते हैं। यानी सिर्फ जो आम है उसकी तुड़ाई की उसके बाद उसको मंडी ले गए? बिचौलियों के बीच में फंसते हैं। फराहतपुर मंडी है जहाँ खुद आम तौल के बेचा जाता है, वहाँ कोई आढ़ती नहीं है। अब हम ये तो आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, यहाँ जो बागों में रोग लगते हैं और आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पे भी घनत्व इतना है कि जहाँ पे एक पेड़ होना चाहिए वहाँ पे 10 पेड़ हैं जी। इस समस्या के लिए, रोगों के लिए आम तैयार है, लेकिन अभी धुलाई हो रही है। इसका निदान कैसे हो, हम ये जो यहाँ ऊपर। चलिए, आपका जो सवाल है उनके आपके सवाल जो है मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि अगर हमारे पास आम है, उससे बना उत्पाद है, उसका हमें बाजार में बेहतर भाव चाहिए, तो हम क्या उसके लिए कर सकते हैं? अब बेहतर भाव के लिए आए दिन मंडी की खबर रखी जाती है, कहाँ अच्छा बिक रहा है, उसी हिसाब से यहाँ तो अधिकांश दिल्ली और मलिहाबाद मंडी जाता है। तो बस सिर्फ मंडी की खबर रखें, अपनी तरफ से कोई हमें सावधानी नहीं रखनी होगी? सावधानी जानकारी रखने के कि जानकारी कहाँ मंडी के हिसाब से है बस। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं, हम जानकारी रखनी होगी। और उसके साथ साथ देखिए काफ़ी जानकारी, इनको समस्याएं काफ़ी हैं हमारे किसानों को। एक और हाथ है उठाया गया था, इनके पास हम चलते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, नाम अपना बताएं। मैं उपेंद्र कुमार सिंह जी, मैंगो ग्रोवर्स। आपका जो सवाल है कि हमको बेहतर आम का दाम कैसे मिले जी, आम और उससे बने हुए जो उत्पाद हैं। देखिए, किसानों को इसमें ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। जिस जो साइंटिफिक तरीके से आपको आम तोड़ना पड़ेगा, आम को ज़मीन पे ना गिरने दें। अगर वो आम गिरेगा तो वो ख़राब जरूर होगा, पहली बात। फिर हम उसको अपनी पैकिंग में, अपने छोटे डिब्बे में पैकिंग में उसको हम पैक करें और उसको लेके जाएं। जो वैज्ञानिकों ने बताया कि इस तरह इसको राइपनिंग करें, इसको पकाएं, इस तरह उसको लेके जाएं। अब हम कहाँ पे ले जाएं, ये भी एक समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी है। अगर हम लखनऊ की मंडी में ले जाते हैं तो लखनऊ मंडी में जनरल आम जा रहा है, लेकिन हम अपने आम को अलग कैसे दिखाएं कि ये हमको अपने किसानों को या किसानों का जो समूह है उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। हम अपना एक ग्रुप बना के अपनी एक नेम एंड स्टाइल, इसको एक मार्का बनावें। जैसे अब की हमको रहमान खेड़ा ने फार्मर्स फर्स्ट के तहत कुछ किसानों को पैकिंग के छोटे डिब्बे दिए हैं कि आप अपना आम इसमें तोड़िए, राइपनिंग कराइए हमारे अनुसार, जैसे उन्होंने बताया कि इस तरह इसको पकाइए और उस डिब्बे में रख के 2 किलो के डिब्बे में, 2.5 किलो के डिब्बे में, 5 किलो के डिब्बे में इसको आकर्षक थोड़ा सा बनाना, आकर्षक बनाइए, आपको बेहतर दाम जरूर मिलेंगे, इसमें कोई शंका है। लेकिन सर दूसरी बात यह है कि हम ट्रांसपोर्टेशन की इसकी बहुत दिक्कत है। चलिए, बिल्कुल उस पर भी हम आपसे सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे जो ट्रांसपोर्टेशन की एक समस्या रहती है किसानों के सामने, उसको दूर किया जा सकता है। फिलहाल एक और जवाब लेने की यहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं। कोई और आप में से जवाब देना चाहेगा, किस तरीके से जो बेहतर दाम है हमारे जो आम और उससे बने उत्पाद हैं उनका बाजार में मिल सकता है? 2 जो जवाब हमें मिल चुके हैं, आप में से कोई बताना चाहेगा किस तरीके से जो बेहतर दाम है हमें मिल सकता है आम या उससे बने उत्पाद का बाजार में? चलिए, फिलहाल कोई जो जवाब है वो मिलता नहीं नज़र आ रहा है। 2 जवाब हमें ज़रूर मिले हैं। और यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि चाहे बात आम की जाए या उसके बने उत्पाद जो है, ये बेहद ज़रूरी कि अपने तौर से, अपने स्तर पर भी वहाँ पर हमारे किसान कुछ करें, क्योंकि बाज़ार की जो दशा और दिशा है उसको किसान एकदम से नहीं सुधार सकते हैं। सरकार उसके लिए प्रयासरत रहती है, लेकिन फिर भी अगर फौरी तौर पर हम देखें तो अपने स्तर पर जो किसान हैं उनको क्या करना चाहिए? इन्होंने बताया भी, किसानों ने पहली तो समस्या ये थी इनकी कि फ्रेश फूड जिसको बोलते हैं, जो उसको बेचने का है। तो उसके लिए तो हमने इनको कई विधियां बता दी हैं कि आपके अपने आम को सही से तोड़िए, चोट नहीं लगने देना, उसको सही से उसको धुलाई करके सफाई करके उस आम को पैक करना है और मंडी में ले जाना है। उससे निश्चित रूप से इनको दाम बिल्कुल ज़्यादा मिलेंगे। और रही ट्रांसपोर्टेशन की बात, यहाँ से जो लोकल ट्रांसपोर्ट मंडी करते हैं वो काफ़ी गलत ढंग से इनका होता है। या तो बल्क में ट्रॉली में डाल के ले जाते हैं या डलियों में भर के उसके ऊपर बैठ के जाते हैं। कैसे वो आम जो है आपका चोट खाता है जी, उसकी वजह से वो दाम उसका कम मिलना है। अब दूसरी बात ये आती है कि इनका जो आम जो है, अभी हम तो एक चीज़ इनको बताने की कोशिश करें, संस्थान में ये सुविधा भी है और कर भी सकते हैं हम लोग कि आम के उत्पाद, अगर मान लिया हम आम नहीं बेच पा रहे हैं, नहीं कम दाम मिल रहा मंडी में, तो उसका पकाने के बाद उसका पल्प बना सकते हैं
और पल्प से फिर अन्य प्रोडक्ट बन सकते हैं उसको। तो ये तकनीकी सिखा रहे हैं हम लोग, सिखाते भी हैं इनको। और अगर ये चाहेंगे ग्रुप बना के आ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपना भी कोई छोटा सा व्यवसाय यहाँ बना सकते हैं, जिससे कि उनके प्रोडक्ट बना के और मार्केट में बेच सकें जी। और कई प्रोडक्ट इनके बीच में प्रचलित भी हैं, कुछ लोग इनको बना भी रहे हैं, यहाँ भी बना रहे हैं। जैसे आम पन्ना कच्चे आम से बनता है, उसको कुछ लोग बना भी रहे हैं यहाँ पे जी, और उसको बेचते भी हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके से एक बेहतर भाव जो है मिल भी सकता है। बिल्कुल, उस आम को जो आपका सस्ता बिक रहा नहीं बेचेंगे वहाँ मंडी में जाके, आप अपना बना के भी बेच सकते हैं। ये एक अलग से लाइन बन सकती है उसकी, इस तरह भी आम को अब बेचा जा सकता है। चलिए, बिल्कुल, इसके साथ ही जानना चाहेंगे जो 2 जवाब मिले उनमें से आपको कोई लगता है जो हमारे किसान कप का हकदार है? उपेंद्र जी हैं इसके हकदार, तो जो दूसरे नंबर पे जवाब हमें मिला, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए उपेंद्र जी के लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। इनकी तरफ से जो जवाब आया वो एक सही जवाब लगा हमारे विशेषज्ञ को, और इसके बाद ये बन जाते हैं किसान कप के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ सकते हैं उपेंद्र जी आप अपने स्थान पर। तो इन्होंने ना सिर्फ ये बताया कैसे जो आम है उसको हम खास बना सकते हैं। खास इसलिए जब वो और ख़ास बनेगा, आकर्षक दिखेगा, उसकी मांग और बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो ज़ाहिर तौर पर इसका प्रभाव जो हमारे किसान हैं उन पर पड़ेगा, यानी उनका मुनाफा भी बढ़ सकेगा। और इसके लिए देखिए जो हमारी सरकार है वो भी कोशिश कर रही है। अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, उम्मीद करता हूँ शायद ज़्यादा हाथ जो हैं वो ऊपर उठे हुए नज़र आएंगे। अगला सवाल आप सभी से यही, आम की बागवानी के साथ साथ हमारे किसान कौन सी और फसलें ले सकते हैं? देखिए 2 हाथ जो हैं बहुत जल्दी से इस बार उठे हैं, उनके पास मैं पहले पहुंचने की कोशिश करता हूं। सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूं, आम की बागवानी के साथ साथ कौन कौन सी फसलें हमारे किसान ले सकते हैं? जी, नाम बता दीजिए अपना। अनिल कुमार बोल रहे हैं जी, तालुकेदारी से। जी अनिल जी। हल्दी हम ले रहे हैं साथ में, और वो जिमीकन भी बो देते हैं, लेकिन हल्दी ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। हल्दी और जिमीकन आप ले रहे हैं, तो और कोई फसल आप ले सकते हैं? और भैंस जो लोग भैंस पालते हैं, हम जैसे भैंस भी पाले हुए हैं, तो उसमें जो बीच में जगह रहती है उसमें हरा चारा भी ले लेते हैं। हरे चारे का भी उत्पादन उसमें ले रहे हैं, तो इससे मान सकते हैं जो लागत है वो कुछ कम हो जाती है, आपकी आमदनी बढ़ती है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ती है भाई। एक तरफ से भैंस का दूध भी मिल रहा है, हाँ, और उधर जो हल्दी वल्दी निकलती है वो भी मंडी बेच लेते हैं, और सीजन पे आम तो अपना फसल दे ही रहा है। यानी फल भी हो गए, मसाले भी, और पशुधन तो है ही। जी, वो तो दोनों चीज़ बढ़िया। और खाद भी जो भैंस से निकल रही वो भी जो है उसी खेत में आती है। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा जवाब इनकी तरफ से हमें मिला, और देखिए यही वो किसान हैं, बैठ सकते हैं आप, जो चौतरफा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो उनकी आमदनी है वो बढ़ सकती है। और संभावना ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, संभावनाएं देखिए किसान खुद बता रहे हैं। एक आम का बाग है, उसमें उन्होंने हल्दी जो है वो भी उपजाई, उसके बाद हरा चारा भी लेते हैं, जिसके बाद जो इनके पशु हैं उनसे अच्छा दूध उत्पादन इनको मिलता है। तो किस तरीके से देखिए सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फ़ायदा हमारे किसानों को पहुँच रहा है। एक और हाथ यहाँ उठाया गया था, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी, मोहम्मद हारून, मोहम्मदनगर तालुकेदारी। जी हारून साहब, किस तरीके से आपको लगता है कौन कौन सी फसलें जो हैं वो ली जा सकती हैं? बागवानी में हल्दी भी हो सकती है, अदरक भी हो सकती है जी, और हरा चारा भी हो सकता है जी। इससे तीनों चीज़ों में फ़ायदा है। इन 3 चीज़ में फ़ायदा है। कितना फ़ायदा हो जाता है? हरा चारे में तो जानवर खाएगा, भैंस खाएगी, गाय खाएगी। हल्दी में ये फ़ायदा है, और अदरक दूसरी साल में खुदती है, उसमें और ज़्यादा फ़ायदा है। यानी और ज़्यादा फ़ायदा उसमें मिलेगा। और आम हमेशा कहीं में आता है, अब खिलाया पिछले साल है, कम आया है ज़्यादा आया। तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आम जो है इसका नाम खास हो जाना चाहिए? क्यों नहीं हो, लेकिन परेशानी तो है, खास नहीं हो पा रहा है, सब परेशानी किसान। चलिए, बिल्कुल परेशानी है थोड़ी सी, उसकी वजह से देखिए खास नहीं बन पा रहा, लेकिन कोशिश हमारे किसानों की लगातार जारी है इस आम को खास बनाने के लिए। बैठ सकते हैं आप। 2 जवाब फिलहाल हमें यहाँ मिल चुके हैं। आप में से और कोई जवाब देना चाहेगा हमें किस तरीके से? चलिए, महिला है, इनके पास हम ज़रूर चलते हैं। और जब सवाल आता है देखिए आमदनी को बढ़ाने का, मुनाफे को बढ़ाने का, तो हमने पहले भी कहा था महिलाएं पीछे नहीं है, और यहाँ भी जो महिलाएं हैं लगातार जवाब दे रही हैं हमें। अपना नाम पहले बता दीजिए। किरण बोल रहे हैं जी। कौन कौन सी जो फसलें हैं वो ली जा सकती हैं? हम लोग छोटे पौधे जो हैं उनमें उड़द बोए हैं इस समय। उड़द? हाँ, उड़द और मक्का बोए हैं। उड़द और मक्का आपने लगाई है? हाँ। तो कितना फ़ायदा इससे होता है? उतना फ़ायदा जैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया बाजार बेच देते, खाया जाते हैं। लेकिन जो जैसे बाकी जो हमें जवाब मिले उन्होंने बताया कि हल्दी लगाते हैं, अदरक लगाते हैं, तो आप वो भी लगाते हैं? हाँ, लगाते हैं। तो इसके अलावा उड़द और मक्का का भी आप चयन करते हैं? और उधर ठंडी के समय वो बोते हैं, आलू भी बोते हैं, लहसुन। जी, यानी कई फसलें जो ली जा सकती हैं। तो और जो बाकी किसान हैं उनको भी आप यही सलाह देंगे कई फसलें लें इसके साथ? अरे हाँ, फसल ज़्यादा देंगे। चलिए, बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। देखिए फसल का अगर विकल्प है किसानों के पास तो उनका चयन हमारे किसानों को ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपका सिर्फ बाग है उसका आप इंतज़ार करें कि साल भर
1 साल बाद जब यहाँ से फल आपको मिलेगा, उससे मुनाफा हो, उसके साथ साथ कई फसलें आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, कई जवाब हमें यहाँ मिले और बताया कि कौन कौन सी फसलें ली जा सकती हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे, कौन इनमें आपको नज़र आता है हमारे किसान कब का हकदार है? मुझे लगता है पहला जवाब एकदम सही था और जी मिलना चाहिए। जो पहला जवाब हमें मिला, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। इनकी तरफ से जो जवाब आया, एक सटीक जवाब हमारे विषय की नज़र में। बहुत बहुत बधाई आपको, सही जवाब की तालियां बजा दीजिए इनके लिए। देखिए, ये थोड़ा सा जब किसान कप के हकदार आप बनते हैं तो अलग भावना होती है, और वो भावना आप देख सकते हैं जो भी हमारे किसान कप के हकदार बने उनके चेहरे पर वो मुस्कान आपको अलग नज़र आ जाएगी। डॉक्टर साहब, आपसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि अगर हम और कौन कौन सी फसलें वो ली जा सकती हैं, और जैसा कि जो किसान हैं वो इतने जागरूक हैं, उन्होंने खुद बताया कि जो आमदनी है इसको हम बढ़ा सकते हैं अगर और फसलें ले रहे हैं, या पशुओं के लिए हरा चारा उसमें हम उत्पादन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो सरकार का प्रयास है कि हमारे किसानों की आय जो है उसको दोगुना करना है, उसके लिए हमारे किसान भी शायद यहाँ प्रयासरत हैं। जी, असल में ये प्रयास यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने किया है, और हमारी जो फार्मर फर्स्ट परियोजना है जिसमें हमने इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा दिया है जी। इस बार इसी गांव में मोहम्मदनगर तालुकेदारी में काफ़ी सारे किसानों को हमने हल्दी का बीज दिया है। एक बहुत ही उन्नत किस्म है नरेन टर्मरिक, जिसका हमने इनको बीज दिया है। तो जितनी शेड लविंग प्लांट्स हैं उनको आम के बागों में लगा सकते हैं, और जो आम के बाग बहुत घने हो गए हैं जहाँ पर कि ये संभव नहीं हो पाता कि आप बहुत सारी फसलें लगा सके, वहाँ पर सेंटर ओपनिंग के द्वारा प्रकाश को और लाया जा सकता है, जिससे कि ये फसलें आसानी चल सकती हैं। तो हल्दी आप लगा ही रहे हैं, जिमीकंद हम आपको दे रहे हैं लगाने के लिए यहाँ पर। इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम आपको देना चाहते हैं, और उसकी हमने पौधे तैयार कर लिए हैं, वो है फर्न। चूँकि ये इलाका लखनऊ के बड़े पास में है और फर्न की पूरे साल लगभग बड़ी डिमांड रहती है मार्केट में, तो फर्न की हम आपको प्लांट दे रहे हैं, जिससे को आप आम के बागों में लगाइए, बहुत ही बढ़िया होती है और उसका अच्छा भाव आपको लखनऊ मार्केट में मिल सकता है। जी, तो देखिए किस तरीके से और अच्छा भाव आपको मिल सकता है, ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। और ख़ासतौर से वो किसान जो हमें देख पा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ जो किसान मौजूद, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी, कैसे आपकी जो आमदनी है आप उसको खुद से बढ़ा सकते हैं। किसी दूसरे पर आपको निर्भर नहीं होना है, सिर्फ जानकारी अगर आपको है तो आप एक कदम बढ़कर इस आमदनी में और इजाफा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अभी तक हम यहाँ जान रहे थे किस तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं हमारे किसानों के लिए सहायक हैं, लेकिन यहाँ अगर हम तकनीक की बात करते हैं तो सोलर डिहाइड्रेटर का नाम हमारे सामने यहाँ पर आया, और इसके लिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी बता रहे थे कितने फ़ायदे हैं। आप सभी से अगला सवाल मेरा यही है, सोलर डिहाइड्रेटर जो है वो कैसे काम करता है? सोच में हमारे किसान कैसे काम करता है, या जो सवाल है उसको अगर मैं थोड़ा सा और सरल करने की कोशिश करूं, क्योंकि वो क्या काम करता है सभी जानते हैं, लेकिन ये सोलर डिहाइड्रेटर जो है कैसे काम करता है ये हम जानना चाह रहे हैं आपसे। एक हाथ जो है देखिए वो फिलहाल मेरे को उठता हुआ दिखाई दे रहा है, और कोई आप में से बताना चाहेगा? यहाँ देखिए जो पंक्ति हैं आपको वो पुरुषों की ज़्यादा दिख जाएंगी, 5 पंक्तियाँ, लेकिन इस बार कोई हाथ जो है उठा हुआ नज़र नहीं आ रहा, जबकि महिलाओं की तरफ से जो हाथ है वो उठाया गया है। उनके पास हम चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रणाली है किस तरीके से काम कर रही है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस तरफ आ जाएँ आप। जी, नाम बता दीजिए अपना। सर तमल जी। सर, ये जो है धूप ना भी हो, जो सूर्य की रोशनी है, मतलब जो थोड़ी भी किरणें, जो ब्लैक कपड़ा डाला जाता है उससे जो है किरणें आकर्षित होती हैं, इस वजह से उसमें जो है मतलब वो अंदर तापमान बढ़ता है, इस वजह से उसमें खटाई जल्दी से सूखती है। इस वजह से जल्दी सूखती है, तो ये पूरी इसकी प्रणाली हम मान सकते हैं। चलिए बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। इन्होंने हमें बताया कैसे ये काम करता है, और कोई आप में से बताना चाहेगा? चलिए, एक युवा है, मासूम है, कोशिश कर रहे हैं कि जवाब दें या ना दें, हाथ थोड़ा सा उन्होंने उठाया, मैं चाहूँगा इनसे हम जवाब ले लें। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाइए। जी, पहले अपना नाम बता दीजिए हमें। अयान अहमद। अयान, आप जानकारी है आपको पूरा आम की बागवानी के बारे में? बचपन से देखते आ रहे हैं सब। तो जो सोलर डिहाइड्रेटर है कैसे काम करता है ये? सोलर डिहाइड्रेटर है जैसे कि कोई आंगन है अपना, हाँ। आंगन में डाल दिया पलंग, और उस पे काला कपड़ा, काले कपड़े पे खटाई जी, खटाई फिर वो लगा दिया ऊपर से, फिर उसके ऊपर पन्नी डाल दिया और धूप में रख दिया, और जब धूप पड़ती है तो पन्नी गर्म होती है, उससे खटाई सूखती है। अच्छा, धूप पड़ेगी तो पन्नी गर्म होगी, उसके बाद खटाई जल्दी सूख जाएगी। और अगर धूप नहीं है फिर क्या करेंगे हम? फिर क्या किया जाए इसका? फिर छत पे डाल दीजिए। फिर छत पे डाल सकते हैं? छत गर्म रहती है एकदम धूप में। और धूप नहीं है तब की बात कर रहे हैं हम? तब थोड़ा सा देखिए, इनको उलझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उलझने वाली ये है नहीं, लगातार जवाब हमें दे रहे हैं। जी हाँ, कोशिश करते हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छा। ये फायदे आपको लगते हैं इसके भी? और क्या फ़ायदा नज़र आता है जो आपके यहाँ लोग लगाते हैं इसको?
नहीं, मिलती ही नहीं है। मिलती नहीं है? हाँ। लेकिन उसके बाद भी आपके पास पूरी जानकारी है। कहाँ से मिली आपको ये जानकारी? देखा है हमने। देख के जानकारी मिली या लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे काम करता है? मैं देखा है। देख के जानकारी ली आपने। पढ़ाई भी करते हैं अभी? कौन सी क्लास में है? 6 में। 6 क्लास में आप? चलिए बहुत बढ़िया, और जल्दी जल्दी देखिए और आगे कक्षाओं में पहुंचेंगे। लेकिन जवाब यहाँ मिला, एक अच्छा जवाब मिला, तालियां इनके लिए ज़रूर बजा दीजिए। देखिए, और ये वो हमारे इस देश का भविष्य है जो कितना जागरूक है। और देख सकते हैं आप जो इतने यहाँ पर और जो हमारे अनुभवी किसान हैं, बड़े किसान हैं, बुजुर्ग किसान भी हैं, उन्होंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन इस बच्चे ने देखिए कितना यहाँ इसका जज्बा था, इसने हाथ अपना उठाया और बताया भी हमें कैसे काम करता है। अभी ये 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं लेकिन फिर भी जानकारी इनके पास है। और कोई आप में से बताना चाहेगा? अब तो एक 6ठी क्लास में पढ़ने वाला देखिए ये बच्चा है, इसने भी बता दिया। आप में से कोई बता पाएगा कैसे काम करता है डिहाइड्रेटर? सोच में है किसान, लग रहा है। चलिए, एक और हाथ है पीछे से उठाया गया है, इनसे हम जानकारी लेते हैं किस तरीके से काम करता है। और यहाँ देखिए, ना सिर्फ जो महिलाएं हैं उनके पास जानकारी है, जो बुजुर्ग किसान उनका अनुभव आप यहाँ जान पा रहे हैं, बल्कि जो बिल्कुल मासूम बच्चे हैं इनको भी यहाँ जानकारी है किस तरीके से काम करता है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएँ हमारे पास। जी जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो सब लोग किसान भाई हमारे या महिलाएं खटाई सुखाती हैं या आमचूर बनाने के लिए या फाँक सुखाने के लिए, वो लोग भी सोलर मतलब एनर्जी का जो सूर्य ऊर्जा है हमारा, उसी का इस्तेमाल करते हैं। और हम इस सोलर डिहाइड्रेटर में भी सूर्य ऊर्जा का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको नया तरीका देकर, नई तकनीक है, उसको विकसित किया गया जिससे इससे अन्य लाभ हैं। जब छत पे सुखाते हैं या चारपाई पे सुखाते हैं तो उसमें आंधी आई या तूफान, आपने आखिर में जवाब दिया, और वो भी सोलर डिहाइड्रेटर को देख के। ऐसा तो नहीं देखकर आप जवाब दे रहे हैं? देख के नहीं, इसके मैं फायदे इसलिए बताऊँ, सोलर डिहाइड्रेटर का मतलब सोलर एनर्जी जो है, सूर्य ऊर्जा, तो इस्तेमाल करते ही हैं पहले भी किसान, सूर्य की रोशनी में ही सुखाते हैं, धूप में। लेकिन इसमें क्या है, इसके फायदे कि इस पे जब सुखाते हैं तो नीचे जो काला कपड़ा दिखाया गया है, तो ये जो सनलाइट है उसको अट्रैक्ट करता है, ब्लैक कलर। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, इस पे जो ये पन्नी लगाया गया स्ट्रक्चर बना के, इससे क्या होता है कि ये जो हीट को मेंटेन रखता है। अगर छाया भी हो गई या धूप कम हो गई तो ये अपने अंदर उसको मेंटेन करता है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो डस्ट है खुले में हम जब फाके सुखाते हैं छत पे या चारपाई पे रख के कहीं गली में या जो जगह है, तो उस पर क्या होता है कि धूल, एकदम से तेज़ हवा चली, धूल भर गई, तो उस पर जो होता है उसकी क्वालिटी जो होती है ख़राब हो जाती है। और इससे कवर रहने के बाद ही में एक तो पहला फ़ायदा है कि इससे जो सनलाइट इसका जो है उसका एब्जॉर्ब करके मतलब मेंटेन रखता है, ये बचाव हो जाता है। यानी दूसरा धूल से और फंगस से बचाने का जो बैक्टीरिया है हार्मफुल, उनको इसको बचाता है। बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप भी। जवाब इनकी तरफ से मिला, और ये जवाब शायद पहले मिलना चाहिए था, लेकिन एक जवाब यहाँ जो इस बच्चे ने दिया उसके बाद हमारे पास ये जवाब निकल कर आया। अब चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास, उनके चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कान आपको नजर आ जाएगी जो जवाब हमें मिले हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? हमने पूछा था कैसे काम करता है, 3 जवाब मिले, आखिरी जवाब में हमें फ़ायदे ज़रूर बताए गए, लेकिन कैसे काम करते हैं ये सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन इस बार आपको लग रहा है हमारे किसान कप का हकदार? अयान को दिया जा सकता है। जी, अयान यानी जिन्होंने जवाब दिया था, हमें छठी कक्षा में जो पढ़ते हैं, जानकारी काफ़ी अच्छी है। चलिए बिल्कुल, देखिए वो खड़े भी हो चुके हैं, ललायत हैं पूरे। जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बच्चे के लिए। और अयान है जो सबसे देखिए कम उम्र के और किसान कप के हकदार बन चुके हैं। अयान, आपसे अब थोड़ा सा और मैं सवाल यहाँ जानना चाहूँगा, परेशान तो नहीं होंगे सवाल पूछूंगा तो? पक्की बात? तो सोलर डिहाइड्रेटर के बारे में तो आपने हमें बता दिया, लेकिन अगर हम आम के बारे में कहते हैं और हमें इससे फ़ायदा मिले, क्योंकि आपके पूरे क्षेत्र में आम की अच्छी खासी फसल होती है, आम के बाग हैं, आपको क्या लगता है कैसे और इससे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है? आम की जैसे कि नई नई किस्में हैं, उनके कल्ले काट के लगाए जाए, कलम बांधी जाए, तो उनसे ज़्यादा उपज होगी। उनसे ज़्यादा उपज होगी। चलिए बिल्कुल, ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बैठ सकते हैं आप। देखिए, छोटे से हैं अभी, लेकिन फिर भी कितने अच्छे इन्होंने जवाब दिए, और वो भी जवाब पूरे विश्वास के साथ। आत्मविश्वास जो है वो बच्चों का साफ तौर पर झलकता है, और इसीलिए इन बच्चों को हम देश का भविष्य भी कहते हैं। यहाँ डॉक्टर साहब, आपसे भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कैसे काम करता है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे ने भी प्रयास किया, जितनी उस पर जानकारी थी वो बताई, किसान कप के हकदार भी वो बने, लेकिन एक वैज्ञानिक पहलू की अगर हम बात करें, वो आपसे हम जानना चाहेंगे। नॉर्मली आपने सोलर डिहाइड्रेटर देखे होंगे, उसमें ग्लास का यूज होता है ज़्यादातर, कांच का, और उसमें मिरर भी लगाते हैं जिससे उसकी टेम्परेचर अंदर बढ़ाया जा सके। क्योंकि ये किसानों के बीच में और इसको पोर्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये डिज़ाइन किया गया था। इसमें कोशिश यही किया गया है कि इसका टेम्परेचर जो इनके छत के टेम्परेचर के आसपास ही रहे, जिससे कि आम जो हम चूर ये सुखा रहे हैं फाके, वो जल्दी सूख जाएं। और इसका फ़ायदा सिर्फ इनको ज़्यादातर ये मिलता है कि जो हाइजीनिक कंडीशन जिसको बोलते हैं, उसमें आपका ये सब सूखेगा। अदरवाइज़ बाहर सुखाते हैं तो उसमें तो आपको कुछ ना कुछ भी आ सकता है, वो बाद में जो है
अमचूर जब पिसने के बाद अमचूर मिलेगा, आपको समझ में नहीं आया इसमें क्या मिल गया है। जी बिल्कुल। इसमें से जो निकलेगा उसमें गारंटीड है कि आपका अच्छा ही अमचूर होगा, उससे क्वालिटी अमचूर की अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, आपको दाम ज़्यादा मिलेगा। जी बिल्कुल। जब हम शुद्धता की बात करते हैं तो ऐसे वक्त में अगर शुद्ध मसाले जो है, जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से प्योरिटी की अगर हम बात की जाए, शुद्धता की बात की जाए, तो कैसे हमारे किसान उसके लिए खुद से प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की नई जो तकनीक है वो अब हमारे किसानों के पास जानकारी है। और ना सिर्फ किसान, आपने देखा जो बच्चे हैं जो अभी 6th क्लास में पढ़ता है, 6ठी कक्षा में है, उसने भी हमें बताया आने कि किस तरीके से इसका फ़ायदा हो सकता है, कैसे ये काम करता है। और जो हमारे बाकी किसान हैं, अगर उन्हें अपना मुनाफा बढ़ाना है तो अलग अलग किस्में जो हैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो कलमें हैं उसकी तरह से देखना होगा, जो बागवानी को अगर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही यहाँ जो बाकी किसान हैं उनके साथ भी हम और सवाल जवाब करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। लगातार हमारे जो किसान हैं वो जवाब हमें दे रहे हैं, किसान, उसके साथ साथ महिला किसान भी। और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके पास भी काफ़ी अनुभव, वो भी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा भी एक जो यहाँ पर बच्चा है, मासूम बच्चा, उसने हमें जवाब दिया और वो किसान कप का हकदार भी बना। साथ ही अब हम बढ़ रहे हैं अगले सवालों की ओर और उम्मीद ये कि जो और बाकी किसान हैं वो भी किसान कप के हकदार बन सके। अगला सवाल आप सभी से मेरा यहाँ पर, अभी तक हमने बात की कि अगर हमें अपनी आय को बढ़ाना है तो किस तरीके से आम की बागवानी के साथ साथ हम कुछ और फसलें ले सकते हैं। लेकिन क्या आम की जो हमारी फसल है, यानी आम के जो हमारे बागवानी है, इसके साथ साथ मुर्गी पालन किया जा सकता है और इसके क्या फ़ायदे हैं? हाथ आप अपना ऊपर उठा सकते हैं। क्या आम की बागवानी के साथ साथ मुर्गी पालन किया जा सकता है और इसके क्या फ़ायदे हैं? चलिए, हाथ जो है देखिए धीरे धीरे उठ चुके हैं कई। और शुरुआत करते हैं हम यहाँ से, जो बड़े हैं। कहा जाता है कि बड़े से पहले शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं चाहूँगा अगर आप एक बार खड़े हो जाएं। जी बंसीलाल जी। बंसीलाल जी, ये मुर्गी पालन से बड़ा फायदा है कि ये संभव है बागवानी के साथ? जी हाँ जी। और मुर्गी से एक तो आमदनी बढ़ेगी, दूसरे अगर जो बागों में फैल गई या कहीं कहीं भी चुनना शुरू किया तो वो कीटाणु खा लेती हैं, जिन कीटाणुओं से जो है मतलब आम के लिए जो है नुकसान कर रहा कीटाणु वो खा लेते हैं। उनका जो है आम के लिए बेहतर मतलब। तो ऐसा तो नहीं टूटा हुआ आम भी खा जाए? नहीं, ऐसा नहीं है कि टूटा हुआ आम खा। जो कीटाणु जो गिरते हैं, जो उनके लायक खाने वाले हैं कीटाणु, जो किसान के लिए फायदेमंद करने वाले हैं, उनको जो है वो खा लेती है। यानी हम मान सकते हैं मुर्गियों को आम उतना पसंद नहीं है, खाती नहीं है? नहीं खाती हैं। पका आम अगर गिर जाएगा तो पका हुआ आम, हाँ, तो अगर उसमें स्वाद उनको मिल रहा है तो जरूर खाएंगे बच्चे। देखिए, स्वाद उनको मिलता है, जरूर खाएंगे। बैठ सकते हैं आप भी। जवाब इन्होंने दिया कैसे हम इसके साथ साथ यानी बागवानी, आम की बागवानी के साथ साथ मुर्गी पालन कर सकते हैं। और ये देखिए ज़रूरी, क्योंकि अब जैसे कि हम बात करते हैं जो क्षेत्रफल है वो उतना ही है, जो छोटी होती जा रही हैं। ऐसे में अगर हमें और अपनी आमदनी को बढ़ाना है तो कोशिश करनी होगी एक जगह पर रह के 2 से 3, क्योंकि अगर हम एक साथ कई फसलें ले सकते हैं तो ऐसे एक साथ कई और व्यवसाय हैं जो जुड़े हुए हैं। एक और यहाँ पर जवाब हम ले लेते हैं। जी, मैं चाहूँगा अपना नाम हमें बता दीजिए। मोहम्मद हारून, मोहम्मद नगर तालुका। जी हारून जी, कैसे आपको लगता है कि जो आम की बागवानी जो है और उसके साथ मुर्गी पालन संभव है? आम की बागवानी के साथ साथ आम की बागवानी का तो फायदा है ही है जी, लेकिन मुर्गी का जो फायदा है, आपके कीटनाशक जो हैं जो ये चलते हैं उनको खा लेगी बिल्कुल। और सड़ा गला आम जो होगा वो खा जाएंगी जी। हाँ, सड़ा गला मतलब जो खराब आम है उसको भी खा जाएगी? हाँ, मुर्गी खा जाएगी। और तरह तरह के कीटनाशक जितने वो सब खा जाएंगे। अपने को बचाव के लिए पेड़ पर बैठ जाएंगी, और कोई बिल्ली कुत्ता पेड़ पर चढ़ जाएंगे जी। यानी अपनी रक्षा भी खुद से कर लेती हैं? खुद से कर लेती हैं। चलिए, तो वो कितने 1 महीने के बाद अपनी रक्षा खुद कर लेती हैं जी। तो आप बाकी किसानों को भी सलाह देंगे कि वो आम की बागवानी के साथ मुर्गी पालन करें? हाँ, मैं तो सलाह है। क्या फ़ायदा इससे आपको पहुँच रहा है? इससे बहुत फ़ायदा होगा। करीब 6 महीने के बाद में आपको अंडे देने लगेंगे, उससे दूसरा बेनिफिट निकलेगा जी। यानी कि वो जो पूरी प्रक्रिया है वो फिर चलती रहेगी। हाँ। चलिए,
बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए किस तरीके से आमदनी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। और भी हम जवाब लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि किस तरीके से? चलिए एक और देखिए, यहाँ पर बच्चे हैं, उन्होंने हाथ अपना ऊपर उठाया, इनसे मैं जवाब ले लेता हूँ जी। मेरा नाम वंश है और मुर्गी पालने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे अगर हम लोगों ने मुर्गी खेत में छोड़ दी तो वो 2 मिनट मतलब वो सब कीड़े खा लेंगे, जो कीड़े पेड़ पौधों के लिए ठीक नहीं होते हैं। वो जो कीड़े बर्बाद कर देते हैं पेड़ पौधों को, वो उन्हें खा लेंगी और वो उससे मतलब कीड़े मर जाएंगे, तो फिर फसल ज़्यादा अच्छी उगेगी। फिर फसल ज़्यादा अच्छी होगी। और ऐसा ना हो उस मुर्गी को भी खा गया तो नहीं, फिर क्या होगा? मुर्गी अपनी सुरक्षा खुद से कर लेगी। वो सुरक्षा खुद से कर लेती है। लेकिन आपके लिए, आप इस बात से संतुष्ट हैं कि बागवानी के साथ जो मुर्गी पालन है वो किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। अच्छा रहेगा ये। और कुछ फ़ायदा इससे लगता है? कैसे? कहीं लागत बचेगी, कुछ पैसा कम होगा? चलिए, सोच में ज़रूर है, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से जवाब मिला। ज़ोरदार तालियां इनके लिए भी आप बजा दीजिए। बैठ सकते हैं आप। तो 3 जवाब जो है लगभग हमें यहाँ मिल चुके हैं और इन्होंने भी देखिए कोशिश की आयान की तर्ज पर। शायद ये हौसला जो है देखिए एक दूसरे को देखकर आता है। हम भी एक दूसरे को देखकर ही आगे बढ़ते हैं और शायद इन बच्चों ने भी यही कोशिश की। जवाब इन्होंने दिया कि बिल्कुल ये संभव है, मुर्गी पालन कर सकते हैं बागवानी के साथ। इसके फ़ायदे भी हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं उनको वो चट कर जाएगी, यानी साफ़ कर देगी, लागत हमारी कम होगी। फिलहाल डॉक्टर साहब आपके पास हम आना चाहेंगे। 3 जवाब हमें मिले इस बार। इन जवाब में आपको कौन लगता है, कौन है किसान कप का हकदार? जी, पहला जवाब जो था वो सर्वश्रेष्ठ जवाब था जी। ये लगता है उनको मिलना चाहिए जी। पहला जवाब यानी जो इस तरफ से हमारे जो बुजुर्ग किसान हैं उनकी तरफ से आया, जो सामने इधर बैठे हैं, मेरे ख्याल से पहला ये इनका जो था। दूसरा जवाब। हाँ, दूसरा जवाब हारून जी का जो चलिए बिल्कुल जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। जो इनकी तरफ से जवाब मिला था वो एक सही जवाब लगा हमारे विशेषज्ञ को और ये बनते हैं किसान कप के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको। जोरदार तालियां बजा दीजिए हारून जी के लिए। बैठ सकते हैं हारून जी आप अपने स्थान पर। तो यहाँ पर इन्होंने हमें बताया किस तरीके से जो मुर्गी पालन है वो भी संभव है। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि शायद इसको एक नया तरीका हम मान सकते हैं अगर आमदनी को हमें बढ़ाना है, क्योंकि पहले हम देखते थे जो मुर्गी पालन है वो कहाँ पर किया जाता था, लेकिन इस तरह का फ़ायदा शायद हर एक किसान को अब अगर ये फ़ायदा समझ में आएगा तो वो ज़रूर करेंगे। हम चाहेंगे आप इसके बारे में जानकारी दें। असल में इस पूरे क्षेत्र में देखिए तो आप लैंड होल्डिंग घटती जा रही है, जो जोत का आकार कम हो रहा है, पर्यावरणीय दशाएं हैं वही बदल रही हैं। सिर्फ जो है आम की खेती बहुत लाभप्रद नहीं रह गई है। तो इस जो हमारी परियोजना है फार्मर फर्स्ट, इसमें सोचा गया कि कैसे हम लोग इसको डाइवर्सिफाई करें कि किसान जो है पूरे वर्ष कुछ ना कुछ आमदनी जो है उसकी अलग अलग इंटरवेंशन से होती रहे जी। तो उसमें चूँकि हमारा पहले अनुभव रहा है कि हम लोगों ने एक बाराबंकी में एक चलाया था कार्यक्रम यहाँ पर, जिसमें कि अमरूद की जो बाग थे वहाँ पर हम लोगों ने मुर्गी पालन, ग्रामीण मुर्गी पालन शुरू किया था और उसका बड़ा लाभ, इतना लाभ हुआ था कि करीब प्रति किसान 40,000 रुपये प्रति माह तक कमाने लग गए थे जी। तो उससे इनकरेज होकर के हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको आम आधारित कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन की शुरुआत की जाए। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है बरेली में हमारा, जिन्होंने बड़ी उन्नत ब्रीड डेवलप की, जैसे कि कारी, देवेंद्रा, कारी, उपकारी जी, निर्भीक, ये तमाम नई ब्रीड हैं जो कि ये असल में ब्रॉयलर नहीं है। ब्रॉयलर का तरीका एकदम अलग होता है। ये खेतों में चरती हैं, खेतों में रहती हैं और ये जो है जैसे कि किसान बता रहे थे कि ये कीड़ों को भी खा लेती है जी। तो आपकी पेस्ट पॉपुलेशन भी कम होती है और किसानों को चौथे महीने 5वें महीने से लगातार इसमें लाभ मिलने लगता है। तो हम यहाँ पर 100 बर्ड्स जो हैं प्रति किसान प्रति माह दे रहे हैं। जो हमने किसान यहाँ सेलेक्ट किए हैं उनमें से 100 बर्ड्स जो हैं वहाँ से हम लाते हैं और प्रति माह प्रति किसान हम दे रहे हैं। तो ये पूरे साल भर इनको हम देते रहेंगे जी। तो इस तरह से एक सस्टेनेबल जरिया एक इनके पास बन जाएगा आय का, इनकम का, जो कि आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि ये पूरी जो इंटरवेंशन है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस होने वाली है और बहुत बड़ी संख्या में किसान इसको अपनाने वाले हैं। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब बात किसानों के फ़ायदे की हो, उनके मुनाफे की हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो इससे जुड़ें और कोशिश करें कि वो भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकें, दोगुना कर सकें। सरकार ने भी ये लक्ष्य अपना निर्धारित किया है कि साल 2022 तक जो किसान हैं उनकी आय को दोगुना किया जाए और उसके लिए प्रयास जो हैं अभी से शुरू किए जा चुके हैं। और जैसा कि यहाँ पर जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी बताया, फार्मर्स फर्स्ट करके एक मिशन मोड में जो है पूरी तरीके से इसको चलाया जा रहा है। किसान इसके ज़रिए जागरूक हो रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरीके से वो
वो अपने मुनाफे में और ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता जो है इस आम की निकल कर आएगी और अच्छा मुनाफा जो है इस आम की प्रजाति से, और जो अलग अलग किस्में यहाँ पर हैं इस बलिहाबाद की हम अगर बात करें तो यहाँ पर किसानों को होगा, और हमारे किसान इस तरीके से आगे निकल कर बाकी किसानों के लिए भी एक उदाहरण बनेंगे, एक मिसाल पेश करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर शुक्रिया कहा जाए हमारे विशेषज्ञों को। तो साथ ही यहाँ जैसा आज हमने बात की आम को खास बनाने को लेकर, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। कुछ करेंगे आपसे सवाल, साथ ही जानेंगे आपकी समस्याएं भी। कोशिश होगी आपके राज्य, आपके जिले में पहुंचने की, क्योंकि ये मंच है किसानों का जिसका नाम है किसान प्रश्न मंच। फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।